नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मनु भंडारी के ऊपर वीडियो श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, उनके कहानी संग्रह के ऊपर। क्योंकि मास्टर कैडर हिंदी में एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में लगी हुई हैं मनु भंडारी। तो इनके कहानी संग्रह हमने 2 पढ़ लिए थे, मैं हार गई और 3 निगाहों की एक तस्वीर। ठीक है, तो अभी हम तीसरा कहानी संग्रह साथियों पढ़ने वाले हैं, यही सच है। तो यह तीसरा कहानी संग्रह है जो सन 1966 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और यही सच है कहानी के आधार पर इस कहानी संग्रह का नामकरण भी हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बतलाया था पिछली वीडियो में कि 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह में मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ हैं। तो इसमें भी कुछ कहानियाँ मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करती हैं। ठीक है, अत्यंत सहजता से, सूक्ष्मता से वो चित्रित करती हैं कहानियों के पात्रों को। तो इनमें से कुछ जो कहानियाँ जो मनोविश्लेषणात्मक है वो है क्षय। ठीक है, उसकी पात्रा है कुंती। तीसरा आदमी, इसका पात्र है सतीश। यही सच है, पात्रा दीपा। इन पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। ठीक है, और यही 4 कहानियाँ साथियों, जिसमें क्षय, तीसरा आदमी, यही सच है, ठीक है, माफ़ करिएगा, ये 3 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो यही 3 कहानियाँ मनोविश्लेषणात्मक आधार पर हैं। ठीक है, हालांकि इस कहानी संग्रह में कुल 8 कहानी हैं। क्षय आपको बता दी, ठीक है, क्षय आपको बता दी, तीसरा आदमी बता दिया, और यही सच है ये भी बता दिया। साथ ही ये कहानियाँ तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके विषय वस्तु पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके अतिरिक्त सजा कहानी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नशा कहानी और रानी माँ का चबूतरा, ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको टिक लगवा दी। लेकिन बाकी कहानी जो इस कहानी संग्रह में है उसको भी बोल देते हैं नकली हीरे, इनकम टैक्स ऑन द नींद। ठीक है, तो ये कहानियाँ हैं और भी तो इम्पोर्टेंट है। क्षय, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। इसमें क्या लिखा जा रहा है कि क्षय कहानी मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी के फलस्वरूप टूटते मूल्यों का उद्घोष है, जहां पारिवारिक दबावों में आदर्श खंडित हो रहे हैं। प्रत्येक मध्यवर्गीय व्यक्ति के तुल्य नायिका यह सोचने को विवश है कि क्या सचमुच ही वह कुछ गलत विश्वास और खोखले सिद्धांत पाल बैठी है। आदर्श और आर्थिक दबावों की टकराहट में कुंती, जो इसकी मुख्य पात्र है, कुंती का व्यक्तित्व जिस तरह टूटकर बिखरता है, प्रस्तुत कहानी इस तथ्य का करुणाजनक शिलालेख है। तो क्षय कहानी की पात्रा कुंती। ठीक है, विषय वस्तु हमने पढ़ा। तो अगली जो कहानी साथी इस कहानी संग्रह में वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, तीसरा आदमी। ठीक है, तीसरा आदमी पात्र कौन है? सतीश, हमने अभी बताया। तो इसमें लेखिका ने मनोग्रंथियों से ग्रस्त सतीश के अंतर्द्वंद को चित्रित किया है। ठीक है, तो अगली कहानी है सजा। वो साथियों सजा के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सजा किस कहानी संग्रह में संकलित है। मनु भंडारी के किस कहानी संग्रह में सजा कहानी संकलित है। तो इस कहानी में क्या है, आज की न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, न्याय व्यवस्था में क्या होता है, केस पर केस है ना, आते चले जाते हैं अदालतों में, और तारीख पे तारीख मिलती जाती हैं, परिणाम कोई निकलता नहीं टाइम पर। तो वही परिवार तथा व्यक्ति विघटन के मर्मस्पर्शी, मतलब मन को छू जाने वाले चित्रण कहानी में हुआ है। अगला साथियों नकली हीरे, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नकली हीरे कहानी उच्च वर्ग की ऐसी नारी की कहानी है जिसके पास सुख सुविधाएं और सफलता के समस्त साधन होते हुए भी पत्नी प्रेम से वंचित है। ठीक है, तो इसका पात्र हालांकि जहाँ पर नहीं बताया गया है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है, लेकिन इसका विषय वस्तु हमने करवा दिया। नशा कहानी में एक प्रौढ़ा मतलब मैच्योर लड़की की कहानी है। ठीक है, जो पति के प्रति असीम लगाव मतलब प्यार जैसी स्थिति, असीम लगाव मतलब कोई सीमा नहीं है उस लगाव की, सहानुभूति व्यक्त हुई है प्रौढ़ा एक मैच्योर लड़की की। ठीक है, तो नशा कहानी में एक पत्नी को अपने पति का ही नशा है। ठीक है, रानी माँ का चबूतरा अत्यंत इम्पोर्टेंट साथियों, इसका विषय वस्तु पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में लेखिका ने क्या दिखलाया है, आज भी हमारे गांव मध्यकालीन परिवेश में सांस ले रहे हैं, मतलब जैसा रहन सहन मध्यकाल में था, ठीक है, वैसा ही आज
भी विद्यमान है गाँव में, देहात में। आज भी नए पुराने वैचारिक संघर्ष सक्रिय हैं। आज की जीर्ण एवं अंधी पीढ़ी जागरूक व्यक्ति के विरुद्ध प्रवाद फैलाने में विश्वास रखती है। कहानी की नायिका गुलाबो, ठीक है, गुलाबो जो है कहानी की नायिका है। कहानी की नायिका गुलाबो जब तक जीवित रही अपवाद सहती रही। लोगों ने उसकी और उसके बच्चों की तनिक परवाह नहीं की, पर मृत्यु के पश्चात काकी, रामी और चबूतरे पर बैठे लोग उसकी प्रति सहानुभूति द्रवित करते हैं। वही कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसके सभी अच्छे काम को याद किया जाता है, लेकिन कोई जीवित हो रहता है जब तक, तब तक सभी उसको गालियाँ देते हैं, उसको उपेक्षित करते हैं। तो मृत्यु की उपासना और ज़िंदगी के प्रति उपेक्षा भाव आज यही जीवन की यथार्थता इस कहानी का मुख्य विषय। ठीक है साथियों, तो ये रही कथा इनकम टैक्स और नींद। इसमें मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया की एक कथा है जो भीतर से खोखला होकर भी मिथ्य आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बड़प्पन प्रदर्शित करता रहता है। साथियों, अगली कहानी जो है जही सच, जिसके आधार पर इस कहानी संग्रह का नामकरण हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है साथियों, तो लेखिका ने नारी मन में पुरुष के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको चित्रित किया है। डायरी शैली में ये कहानी लिखी गई। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस शैली में, ये डायरी शैली में कहानी है, और इसी के नाम पर कहानी संग्रह का नाम भी यही रखा। 1966 ईस्वी में जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसी पर रजनीगंधा नामक फिल्म भी बनी है। रजनीगंधा जो फिल्म है इसी के आधार पर बनी है, इसी कहानी के प्लॉट पर। इसी कहानी मध्यकाल के समय मूल्यों को भी इसमें भाव धक्का पहुंचाते हैं। तो मध्यकाल के समय जो नीति मूल्य थे, नैतिक मूल्य थे, ठीक है, जे इमोशंस को, उस समय के इमोशंस जो होते थे लोगों की भावनाओं को धक्का पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें मनु भंडारी जी ने आधुनिक स्त्री के लिए पुरुष के प्रति एकनिष्ठ रहना अनिवार्य नहीं है। इसी के कारण यही सच है कि दीपा निषिद्ध का साथ छोड़कर संजय को अपनाती है। तो साथियों देख लीजिए, एक दीपा पात्रा है इसमें, एक निषिद्ध और तीसरा है संजय। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर पात्र हैं। तो रूढ़ियों में नहीं फंसना चाहती हैं ये पात्रा, और निषिद्ध को छोड़कर संजय को अपनाती है। अपनी खुशी जिसमें उसको लगता है कि मुझे इसमें खुशी है तो वही काम करती है। ठीक है साथियों, तो अगला कहानी संग्रह है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक प्लेट सैलाब का प्रकाशित हुआ 1968। ठीक है साथियों, 1968 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। अभी इसमें क्या है, यह लगभग समस्त कहानियाँ नारी जीवन की समस्याओं से संबंधित है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मनु भंडारी की किस कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ नारी जीवन से संबंधित है, क्योंकि पीछे जो हमने कहानी संग्रह पढ़े साथियों उसमें कुछ कहानियाँ नारी जीवन से ही संबंधित नहीं बल्कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर है। ठीक है, उसमें पुरुषों की बात भी है, लेकिन इसमें नारी जीवन से संबंधित समस्याएं जो होती हैं उसको आधार बनाया गया है। तो कहीं पति की सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु अपने को तिल तिल गलाती, कहीं सदस्यों को बंद दराजों में छिपाकर जीती, कहीं प्रेम में विफल, कहीं जीवन कमरों में समेटती और बखेरती, और कहीं पति और प्रेमी दोनों के साथ ईमानदारी से समर्पित होती नारी की कहानियाँ इसमें केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। तो ये कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ साथियों, जो विशेषता बताई गई है इस कहानी संग्रह की। ठीक है, तो आगे बताते हैं साथियों। इसमें साथियों कुल 9 कहानियाँ हैं। ठीक है, इसमें कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें नई नौकरी, बंद दराजों के साथ, एक प्लेट सलाब जिसके नाम पर इस कहानी संग्रह का नामकरण हुआ है, छत बनाने वाले, एक बार और, संख्या के पार, बाहों का घेरा, कमरा और कमरे ऊंचाई। ठीक है, तो ये कहानियाँ हैं। नई नौकरी कहानी में क्या है, नई नौकरी कहानी में पति और पत्नी के बीच संबंधों की अपेक्षा पत्नी के कार्य क्षेत्र की सीमा पर अधिक बल दिया गया है। पुरुष अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए पत्नी का साथ चाहता है, पर पत्नी की इच्छाओं के अलग अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करता। शिक्षित पत्नी
उसके जीवन में एक शो पीस की तरह है। साथियों अगली कहानी जो है, एक प्लेट सलाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भीड़ भरे टी हाउस में जुड़े व्यक्तियों की भिन्न भिन्न मानसिकता का अंकन इसमें है। ठीक है, ये विषय वस्तु हमने बता दिया। आगे शत बनाने वाले, ये कहानी है। इसमें क्या है, शत बनाने वाले सामान्य कहानी है जिसमें संस्कारों में झगड़े और भविष्य के प्रति पूर्ण उदासीन परिवारों की जीवनचर्या का विवरण है। ठीक है, और ऊंचाई कहानी भी साथ ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा। इसमें क्या है, लेखिका ने एक ऐसे क्रांतिकारी प्रश्न को उठाया है जहाँ पर चिंतनशील प्राणी के लिए सोचना अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न उठता है, क्या नारी का ऐसा भावनात्मक ऊंचाई पर पहुँचना संभव है जहाँ वह पति और प्रेमी दोनों को पूर्ण ईमानदारी से समर्पित हो सके, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। अतीत के टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने से वर्तमान पति पत्नी संबंधों में जो उद्विग्नता आती है उसी का चित्रण इस कहानी में। उद्विग्नता मतलब रुकावट। तो आगे साथियों कमरे कहानी की कथा वस्तु क्या है वो देख लेते हैं। एक पंक्ति में लिखा है जहाँ पर कि नारी के सीमित असीमित व्यक्तित्व की कहानी है। संख्या के बाहर कहानी में क्या है, मनुष्य मन के कुछ भाव ऐसे होते हैं जो पैसों से गिने नहीं जा सकते। ममत्व के सामने संख्या ओछी हो जाती है। यही संख्या के पार कहानी में लेखिका की कहानी है, लेखिका की कहानी प्रकट है। ठीक है, तो एक बार और ये कहानी, इसमें क्या है, इसमें नारी जीवन के प्रथम प्रेम संबंध का चित्रण किया गया है। एक बार और बाहों का घेरा। ठीक है, बाहों का घेरा इस कहानी संग्रह में साथियों नायिका की अतृप्त यौन भावनाएं, ठीक है, अतृप्त यौन भावनाएं अंकित की गई हैं बाहों का घेरा में। ठीक है, बंद दराजों के साथ, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है इस कहानी संग्रह की, बंद दराजों के साथ आज के तनाव को यह कहानी पूरी गहराई से आंकती है। मनुष्य ना तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है, ना चुनी हुई जिंदगी को अपना सकता है। दोनों ओर खींचा जाकर वह शत विक्षिप्त हो जाता है। मंजरी की मनोदशा इसी प्रकार की है। तो मंजरी इस कहानी संग्रह, माफ करिएगा, इस कहानी की पात्रा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला कहानी संग्रह है साथियों त्रिशंकु। ठीक है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये कहानी संग्रह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा कि उनके कहानी संग्रहों में ये कहानी संग्रह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं साथियों। 10 कहानियाँ इसमें मिलती हैं हमें। ठीक है, तो 1978 में जब प्रकाशित हुआ था। ठीक है साथियों, याद रखिएगा 1978 में। और कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह बन पड़ा है। और इसके अतिरिक्त आते जाते जाजावार, त्रिशंकु, अलगाव, एखाने आकाश नाई इस कहानी संग्रह के मुख्य कहानियाँ हैं। ठीक है साथियों, तो 10 कहानियाँ इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके अतिरिक्त जो 10 कहानियों के नाम हैं, ऊपर तो हमने 4 कहानियाँ बताई हैं आपको, जिसमें एक नया कथ्य देखने को मिलता है, लेकिन बाकी की 10 कहानियाँ भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो बाकी की 10 कहानियाँ जैसे कि दरार भरने की दरार, स्त्री सुबोधनी काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है जो इस नेट की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। त्रिशंकु को पूछा गया है। इसमें क्या है, रीत की दीवार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा हिस्सा अलगाव। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। तो एक और कहानी है इस कहानी संग्रह में, असामयिक मृत्यु। ठीक है साथियों, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, आते जाते जाजावार में, जाजावार का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ किस्म का आदमी। एक ऐसा चरित्र इसमें निरूपित है जो मानसिक अस्थिरता के फलस्वरूप कहीं भी टिक नहीं पाता, अपने भीतर से प्रवंचित मार्ग भ्रमित, इसलिए वह कहीं भी जुड़ नहीं पाता। वह सहजता से संबंधों को ऐसा छोड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली कहानी है साथियों भरने की दरार। ठीक है, इसमें मनोभाव मतलब मानसिक भावों को बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक है, और प्रारंभ में वह सहेली के दरार भरे जीवन में सेतु बनने का उपक्रम करती है, नारियों के लिए लिखी गई कहानी है। लेकिन अंत में सेतु न बन पाने की स्थिति में वह दरार को भी स्थापित करने के प्रयास में अनेक प्रश्न जूझती
अनेक प्रश्नों से जूझती हैं। ठीक है, एक महिला की कहानी है इसमें, हालांकि महिला का नाम नहीं दिया गया है। शायद कहानी इसमें किस प्रकार एक परिवार को तहस नहस कर देती है आर्थिक परिस्थितियाँ। ठीक है, तहस नहस कर देती हैं, उसका चित्रण है। स्त्री सुबोधनी में क्या है, एक प्रेम के नाम पर विवाहित पुरुष द्वारा छली गई एक स्त्री जो प्रयत्न करने के बावजूद भी स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाती। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। तो ये कहानियाँ साथियों, आपको स्त्री सुबोधनी आपको बता देता हूँ, मनु भंडारी ने अपने ही जीवन के ऊपर लिखा है इसने। रेत की दीवार कहानी में मध्यवर्गीय परिवार के उन संतरासों की अभिव्यक्ति है जिसे पुत्र को ऊंची शिक्षा दिलवाने में परिवार का हर सदस्य झेलता है, हर समस्या झेलता है। ठीक है, किसी प्रकार से उसको ऊंची नौकरी मिल जाए, बस ऊंची शिक्षा दिलवाने में। ठीक है, अलगाव कहानी में राजनीतिक हथकंडों एवं कूटनीतियों का चित्रण है। ठीक है, लेखिका इसी कहानी के आधार पर लेखिका ने महाभोज उपन्यास का सृजन किया और इसी महाभोज उपन्यास को जब उन्होंने नाटक में रूपांतरित किया ना, तो वो ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है साथियों, अलगाव कहानी के कारण ही महाभोज उपन्यास का सृजन किया था। जे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अलगाव कहानी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस कहानी के आधार पर उन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा था, जब महाभोज नाटक लिखा था। ठीक है, तो हालांकि उपन्यास लिखा था लेकिन बाद में उन्होंने नाटक में परिवर्तित किया था उस उपन्यास को। आगे है साथियों एखाने आकाश नाई। इसमें कहानी में क्या है तो देख लेते हैं। भारतीय महानगरों, ग्रामीण परिवेश और आधुनिक मानसिकता का यथार्थ अंकन, शहरी एवं ग्रामीण जीवन की दैनंदिन रोजाना जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। नायिका लेखा शहर में नौकरी करती है, घर की देखभाल करके पढ़ाई भी करती है, अतः अपने आप को थकी हुई महसूस करती हैं। आराम करने के लिए लेखा अपने गांव जाती है। लेखा जो है वो साथियों नायिका है इस कहानी की। ठीक है, ये लेखा आराम करने के लिए गांव जाती हैं। गांव में ग्रामीणों की अपनी अपनी रोजाना दिन की जीवन की कुछ समस्याएं होती हैं गांव में। लेखा कुछ दिनों में गांव में ऊब जाती है, बोर हो जाती है और पति के पास शहर जाने की सोचती है। नारी चाहे शहर में हो या गांव में, उसे तो घर की देखभाल करने से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आकाश में तारे हमेशा व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार नारी का भी घर में व्याप्त रहना मानो प्रकृति का अलिखित नियम है। इसी तथ्य में मनोज जी ने इस कहानी को उद्घाटित किया है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, एक स्त्री का समर्पण परिवार के प्रति कि वो चाहे जितना मर्जी फैसला कर ले कि मैं अभी कुछ दिन कहीं और गुजारूंगी, लेकिन उसकी जो लगाव की स्थिति है घर के प्रति कि मेरे घर कैसा है, पति कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, वो लगा उसकी चिंता लगी रहती है उसको। तो त्रिशंकु कहानी संग्रह के बाद अभी हम अगले कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, छठे कहानी संग्रह को, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथियों, मनु भंडारी मास्टर अकेडमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में लगी हुई हैं, तो इनके बारे में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। हम वीडियो का भाग जब 4 लाएंगे तो उसमें इनको संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे और वो हमारा अंतिम भाग होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।